बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 46 किस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 47 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं आगे बढ़ना ही चाहता था कि दूसरी तरफ से एक औरत दूसरों को धकेलती हुई आगे आ गई। उसने सफेद टी शर्ट और जीन्स की पैंट पहन रखी थी। वो शायद नीचे उतरना चाहती थी। उसका सर कदरे झुका हुआ था। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन मेरे करीब पहुंचकर जैसे ही उसने सर ऊपर उठाया, मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। वो बेला थी। बेला भी बराह रास्त मेरी आंखों में झांक रही थी। मेरा असल चेहरा उसने कई महीनों पहले देखा था और शायद उसे शनाख्त में कुछ दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन सिर्फ एक ही सेकंड में उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। तो तुम? मेरे दिमाग का कंप्यूटर भी तेजी से काम कर रहा था और एक सेकंड के 18वें हिस्से में मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने बेला को जुमला मुकम्मल करने का मौका दिए बगैर उसका बाजू पकड़ दिया और तेजी से उसे खींचता हुआ बाथरूम में घुस गया और धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। मैं बेला को धकेलकर बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे कोने में ले गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ सकती, मैंने एक हाथ से उसका मुंह दबाया और दूसरे हाथ के अंगूठे से उसके कान के नीचे गर्दन पर एक नस मसलने लगा। बेला अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरी गिरफ्त खासी मजबूत थी। 1 मिनट से भी कम अरसे में वो बेजान सी होकर झूल गई। मैंने उसे समेटकर दरवाजे के पीछे ही गंदे फर्श पर डाल दिया और एहतियात से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और दरवाजा धड़ से बंद कर दिया ताकि अंदर पड़ी हुई बेला किसी को नजर ना आ सके। ये सब कुछ 1 मिनट में हो गया था। दरवाजे के अंदर की तरफ अब भी धक्कम पेल थी। कुछ और लोग अंदर घुस आए थे और 2 आदमी पायदान पर भी खड़े थे। मैं जब बोगी में सवार हुआ था तो रत्ना भी मेरे पीछे ही थी और अब वो धक्के खाती हुई दूसरे दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। इस वक्त इंजन के वुसल की आवाज फिजा में गूंज उठी। उस ट्रेन में सफर करना अब खतरे से खाली नहीं था। बेला कम से कम 1 घंटे से पहले होश में नहीं आ सकती थी और यह खतरा बहरहाल था कि कोई मुसाफिर बाथरूम में दाखिल होने के लिए दरवाजा खोलने लगे तो बेला को देख लिया जाए। रत्ना सामने वाले दरवाजे के करीब खड़ी थी। उसने थैला भी बगल में दबा रखा था। उसका वापस आना मुमकिन नहीं था। इंजन के वुसल के बाद कुछ और लोग अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। मैं लोगों को धक्के देता हुआ रत्ना के करीब पहुंच गया। वो भी बेला को देख चुकी थी और इस वक्त उसका चेहरा धुआं हो रहा था। रत्ना वाहिद हस्ती थी जिसने मुझे बेला को खींचते हुए बाथरूम में दाखिल होते देखा था और किसी शख्स को पता नहीं चल सका था कि क्या ड्रामा हो चुका है। अलबत्ता 2 आदमियों ने मुझे बाथरूम से निकलते हुए देखा था और उनमें से एक अब बाथरूम के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। इतने रश और गर्मी में मुझसे सफर नहीं हो सकता, मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। मेरा इस वक्त वाकई ही दम घुट रहा था। उतर चलो बागवान, किसी दूसरी ट्रेन से चलेंगे। मेरा भी घुटन के मारे दम निकला जा रहा है। चलो उतरो, रत्ना ने जवाब दिया। ठीक उसी वक्त ट्रेन हरकत में आ गई। वो दरवाजा भी खुला हुआ था। मैंने बेला के हाथ में से थैला ले लिया। उतरो, जल्दी करो, मैंने कहा। रत्ना दरवाजे से निकलकर पायदान पर पहुंच गई। उसने दोनों हाथों से बाहर वाले राड को पकड़ लिया था, मगर उसका मुंह पीछे की तरफ, आगे की तरफ रुक करके उतरो वरना गिर जाओगी, मैंने कहा। यह मेरा जिंदगी भर का मुशाहिदा था कि औरतें हमेशा पीछे की तरफ रुक करके बस यहाँ ट्रेन से उतरती थी और इसी तरह अक्सर औरतों को चोट भी लगती थी। मगर रत्ना की समझ में मेरी बात आ गई। उसने आगे की तरफ रुख कर लिया और छलांग लगा दी। साड़ी उसके पैरों में उलझ गई। वो लड़खड़ाई मगर उसने अपने आप को संभाल लिया। उसके पीछे ही मैंने भी छलांग लगा दी। दूसरी पटरी पर एक माल गाड़ी खड़ी थी। मैंने रत्ना को इशारा किया, उसके नीचे दूसरी तरफ निकल चलो। मेरा ख्याल था कि ट्रेन गुजर जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए लोग हमें देखेंगे तो हो सकता है किसी को हम पर शुबा हो जाए। वैसे भी मेरा अंदाजा था कि बेला और किशोर राम के साथ उनके कुछ और साथी भी स्टेशन पर मौजूद होंगे और हो सकता है उनमें से किसी ने रत्ना को माउंट आबू के प्रेम नवाज रेस्टोरेंट में वेटर्स की हैसियत से देखा हो। ट्रेन गुजरने के बाद हम प्लेटफॉर्म पर मौजूद बहुत से लोगों की नजरों में आ सकते थे, इसलिए मैं मालगाड़ी की दूसरी तरफ निकल जाना चाहता था। दूसरी तरफ एक और प्लेटफॉर्म था, वहां पर भी कुछ लोग मौजूद थे। मैंने प्लेटफॉर्म पर चढ़कर रत्ना को भी ऊपर खींच लिया और एक तरफ चलने लगा। हम प्लेटफॉर्म पर मुखालिफ सिमत में जा रहे थे। एक मरतबा मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गया। वो मुसाफिर ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलकर थोड़ी दूर जाने के बाद रुक गई थी। ट्रेन क्यों रुक गई? रत्ना के लहजे में तशवीश थी। बड़े स्टेशनों पर अक्सर ऐसा होता है, मैंने जवाब दिया। कोई मुसाफिर अपना सामान प्लेटफॉर्म पर भूल जाता है और कोई अपना बच्चा। बाज़ औक़ात कोई मुसाफिर ही रह जाता है तो दूसरे हमदर्दी में जंजीर खींचकर ट्रेन को रुकवा देते हैं। ऐसा ही कोई मसला होगा। ऐसा तो नहीं कि किसी मुसाफिर ने बाथरूम में बेला को पड़े हुए देख लिया हो या खुद ही वो होश में आ गई हो। रत्ना ने कहा। वो खुद तो 1-1.5 घंटे से पहले होश में नहीं आ सकती, लेकिन यह मुमकिन है कि किसी मुसाफिर ने ट्रेन रवाना होते ही बाथरूम जाना चाहो और बेला उसकी नजरों में आ गई हो। मुमकिन है उसे लाश ही समझ लिया गया हो, मैंने कहा और इधर उधर देखते हुए बोला। वो सामने माल गाड़ियों के पीछे कोई कच्ची आबादी नजर आ रही है। उस आबादी से निकलकर हम किसी और तरफ निकल जाएंगे। तुम्हारा अंदेशा गलत नहीं हो सकता, इसलिए जरा तेज चलो।
हम उस प्लेटफॉर्म की आखिरी हद पर रेलवे यार्ड पर पहुंचे ही थे कि दाईं तरफ एक मालगाड़ी के नीचे ही से वही औरत नमूदार हुई जो प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ बेंच पर बैठ गई थी और बाद में जाते वक्त उसने अजीब सी निगाहों से हमारी तरफ देखा था। श्रीमान जी, उसने हमारी तरफ आते हुए मुझे आवाज दी। उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं, इधर को आ जाओ। मैं चौंक गया। उसने कैसे समझ लिया था कि हम किसी खतरे से भागने की कोशिश कर रहे हैं और वो यहाँ तक हमारे पीछे कैसे आ गई। मैं रुक कर इधर उधर देखने लगा, जैसे ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ हमारे अलावा कोई और भी है और उस औरत ने उसी को पुकारा हो। मैंने आप ही को आवाज दी है श्रीमान जी और श्रीमती जी, उसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, इधर को आ जाओ। मैंने रत्ना की तरफ देखा, उसकी आंखों में भी उलझन थी। एक लम्हे को मेरे ज़हन में यह ख्याल भी आया था कि वो बेला की साथी तो नहीं, लेकिन इस ख्याल को जहन से झटक दिया। अगर वो बेला की साथी होती, उसने हम में से किसी को पहचान लिया था तो हमें प्लेटफॉर्म पर बेंच से उठने का मौका ना मिलता। हम दोनों उसके करीब आ गए। मेरा नाम सीता है, मुझे अपना हमदर्द समझो, उसने बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए कहा। उसके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। मैंने जब तुम दोनों को प्लेटफॉर्म पर देखा था तो उस वक्त समझ गई थी कि कोई गड़बड़ है, और न जाने मुझे ये विश्वास भी क्यों था कि तुम लोग इस ट्रेन से रह जाओगे, और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। ट्रेन जाने के बाद मैंने तुम दोनों को दूसरी पटरी पर माल गाड़ी के नीचे से गुजरते हुए देखा तो मैं समझ गई कि तुम लोगों को इस वक्त किसी की मदद की जरूरत है, इसलिए मैं भी इस प्लेटफॉर्म से उतरकर उस माल गाड़ी के पीछे चलती रही। अब वो ट्रेन भी रुक गई है, किसी ने जंजीर खींच ली है, कोई गड़बड़ हुई है, उसका पता तो बाद में चल जाएगा। फिलहाल तुम लोगों को ऐसी जगह की जरूरत है जहां महफूज रह सको, मेरे साथ आओ। मैंने और रत्ना ने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से उसके साथ चल पड़े। हम मालगाड़ियों के नीचे से गुजरते हुए वहां से किसी कदर दूर रेलवे यार्ड से बाहर आ गए। यहाँ रेलवे लाइन और सड़क के दरमियान की जगह पर 20-25 झोंपड़े बने हुए थे। ये बेल खाना बदोश थे जो हर जगह को अपनी मलकियत समझकर झोंपड़े डाल देते थे। हम लोग झोंपड़ों से निकलकर सड़क के किनारे पर आ गए। दाईं तरफ रेलवे स्टेशन था और बाईं तरफ काफी आगे एक चौराहा था। तुम लोग यहाँ रुको, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ, सीता ने कहा। हम एक झोंपड़े की आड़ में खड़े हो गए। झोंपड़े के दरमियान खुली जगह पर एक गुंजान शाखों वाला दरख्त था, जिसके साए में बैठी हुई बेल औरत मशकूक सी नजरों से हमारी तरफ देख रही थी। मुझे तो ये औरत कुछ मशकूक सी लगती है, ऐसा ना हो किसी मुसीबत में फंस जाएं। बेहतर होगा कि यहाँ से किसी और तरफ भाग चलो, रत्ना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मशकूक तो मुझे भी लगती है, लेकिन इतना जरूर है कि इसका ताल्लुक बेला से नहीं हो सकता, मैंने कहा। अगर ट्रेन बेला की वजह से रुकी है तो समझो इस इलाके में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हम अगर यहाँ से भाग भी लें तो ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे। हमें किसी महफूज जगह की जरूरत है और ऐसी जगह हमें यह सीता ही फराहम कर सकती है। ये कौन है और इसे यकायक हमसे हमदर्दी क्यों होगी, इसका भी पता चल जाएगा। अगर इसने हमारे साथ कोई धोखा करने की कोशिश की तो ये जिंदा बच नहीं सकेगी। हम उन झोंपड़ों के पास तकरीबन 10 मिनट तक खड़े रहे। इसी दौरान रत्ना ने एक बेल औरत से पानी लेकर भी पिया था। वो औरत अपने आप को अछूत समझते हुए पानी देने में कुछ पसो पेश कर रही थी, मगर जब रत्ना ने कहा कि वो किसी जात को अछूत नहीं समझती तो उस औरत ने एल्युमिनियम के कटोरे में मटके से पानी भरकर दे दिया। उस कटोरे में से चंद घूंट मैंने भी पिए थे। जिस जगह हम खड़े थे वहां धूप थी, पसीने से मेरी कमीज जिस्म से चिपक गई थी। उन बेल औरतों ने हमें कहा भी था कि हम दरख्त के साए में खड़े हो जाएं, मगर हमने उसी जगह पर खड़े रहने को तरजीह दी जहां सीता हमें छोड़कर गई थी। सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी थी। 10 मिनट बाद सिल्वर कलर की एक मर्सिडीज झोंपड़ियों के सामने आकर रुकी तो मैंने और रत्ना ने बानीखेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। मर्सिडीज के स्टीयरिंग के साथ हम दोनों ने सीता को बैठे हुए देख लिया था। कार में उसके अलावा और कोई नहीं था। कार एयर कंडीशन थी क्योंकि उसके तमाम शीशे चढ़े हुए थे। आगे वाली खिड़की का शीशा आधा नीचे सिरक गया और सीता ने हमारी तरफ देखते हुए आवाज दी, आ जाओ श्रीमान जी। मैं और रत्ना कार की तरफ बढ़ गए। पिछला दरवाजा खोलकर पहले मैं अंदर दाखिल हुआ और फिर रत्ना बैठ गई और दरवाजा बंद कर दिया। कार में बैठते यूं लगा था जैसे हम जहन्नुम से निकलकर जन्नत में आ गए हों। कार का एयर कंडीशन फुल स्पीड पर चल रहा था। बड़ी गड़बड़ हो गई है श्रीमान जी, सीता ने कार को आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं ट्रेन रुकने की वजह मालूम करने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर होगी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर वापस आ गई है और शायद अब उसकी रवानगी में 2-4 घंटों की ताखीर हो जाएगी। ट्रेन को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है और किसी मुसाफिर को नीचे उतरने की इजाजत नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए पूछा। मामला इससे भी ज्यादा खतरनाक लगता है, सीता ने सामने लगे हुए आईने का जाविया दुरुस्त करते हुए कहा। ट्रेन की नंबर 9 बोगी के टायलेट से एक औरत बेहोश पड़ी हुई मिली है। उसे शायद गला घूंटकर हलाक करने की कोशिश की गई थी, मगर वो जो कोई भी था अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। काश मैंने बेला का गला घूंटकर मार ही दिया होता, मैंने दिल ही दिल में सोचा और सीता की बात पर गौर करने लगा। उसने बात करते हुए 9 नंबर बोगी पर खासा जोर दिया था। उसे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उसने हमें उस बोगी में सवार होते देख लिया था।
वो कौन था, पकड़ा गया? मैंने कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर बोला, वो औरत कौन है? क्या वो आदमी उसे लूटना चाहता था या रेप करना चाहता था? आजकल ट्रेनों में औरतों के साथ ऐसी बहुत सी वारदातें होती रही हैं। तुमने एकदम से कई सवाल कर डाले। सीता ने सामने लगे हुए आईने में मेरे चेहरे को देखते हुए कहा, उस औरत के साथी भी स्टेशन पर मौजूद हैं। वो मुकामी पुलिस को बता चुके हैं कि बेला नाम की वो औरत सरकार में एक बहुत बड़े ओहदे पर है। इतने बड़े ओहदे पर कि अगर वो चाहे तो चीफ मिनिस्टर भी उसके पैर चाटने पर मजबूर हो सकता है। वो औरत अभी होश में नहीं आई थी। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुकी क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसके होश में आने के बाद एक तूफान उठ खड़ा होगा और फिर तुम लोगों के लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? हमें क्यों मुश्किल पेश आएगी? बेला नाम की उस औरत से हमारा क्या ताल्लुक हो सकता है? मैंने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा, तुम्हारा बेला नाम की उस औरत से कोई ताल्लुक ना भी हो, लेकिन बहुत से लोग बता सकते हैं कि तुम लोग भी 9 नंबर बोगी में सवार हुए थे। हो सकता है मेरी तरह किसी और ने भी तुम्हें दूसरी ट्रेन से उतरते हुए देख लिया हो। उस बोगी के मुसाफिर तो ये बता ही सकते हैं कि तुम लोग ट्रेन चलने के बाद उस बोगी से उतर गए थे। ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। सीता बहुत गहरी और ज़हीन औरत थी। उसकी ज़ानत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता था कि उसने हमें प्लेटफॉर्म पर ही ताड़ दिया था कि हम किसी परेशानी में मुब्तला हैं, और वह शायद मेरे पास बेंच पर बैठी भी इसलिए थी कि बातों का सिलसिला शुरू करती और हमारे बारे में कुछ जानने की कोशिश करती। लेकिन उसी वक्त ट्रेन आ गई और हम बेंच से उठ गए, मगर उसने हमें निगाहों से ओझल नहीं होने दिया था। उसने प्लेटफॉर्म पर हमारी निगरानी क्यों शुरू की थी और हमारी मदद को रेलवे यार्ड में क्यों पहुंच गई थी, इसका पता तो बाद में चलता, लेकिन मुझे कुछ हल्का सा अंदाजा था। मेरा ख्याल था कि वो रत्ना के चक्कर में थी। रत्ना कमबख्त थी ऐसी हसीन के ख्वाह मखा उसकी तरफ देखने को दिल चाहता था। मुझे सीता पर शुबा था कि वो शिकारी औरत थी। हो सकता है वो रत्ना का शिकार करना चाहती हो। उसकी बातों से अंदाजा तो हो ही गया था कि वो बहुत ज़हीन औरत थी और रुकाब जैसी निगाहें रखती थी। हो सकता है वो ये समझी हो कि मैं रत्ना को भगाकर ले जा रहा हूँ। हमारे पास सामान के नाम पर कपड़े का एक थैला था और उस थैले ने हमें उसकी नज़र में मशकूक बना दिया होगा। अगर हमारे पास सूटकेस होता तो शायद उसे हम पर शुबा ना होता। बहरहाल मैं मोहतात हो गया। वो 10 मिनट में ट्रेन रुकने की वजह और उसके हवाले से इतनी सारी मालूमात हासिल कर आई थी। इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू होती तो बात आगे बढ़ सकती थी और हमारे बारे में वो कुछ और नतीजा अखज़ कर सकती थी। कार शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई सर्किट हाउस के करीब से गुजरकर एक और कुशादा सड़क पर आ गई और फिर मजीद 2-3 सड़कों पर घूमने के बाद एक ऐसी सड़क पर आ गई जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े बंगले थे। सड़क काफी कुशादा थी। फुटपाथ की बजाय तकरीबन 15 फुट चौड़ा ग्रीन बेल्ट था, जहां मुनासिब फासलों पर कद्दावर दरख्त भी लगे हुए थे। ग्रीन बेल्ट के साथ सर्विस रोड और फिर बंगले थे। बंगलों और सर्विस रोड के दरमियान भी खूबसूरत लान बने हुए थे। हर बंगले का लान अलग था। सीता ने कार की रफ्तार कम कर दी और फिर एक मोड़ काट कर एक बंगले के गेट के सामने रोक ली। पहली मरतबा हॉर्न बजाने के सिर्फ 2 मिनट बाद गेट खुल गया और सीता कार को अंदर लेती चली गई। गेट खोलने वाले को देखकर मैं चौंके बगैर न रह सका। उसका कद 6.5 फुट से भी निकलता हुआ था। सर पर गहरे रंग की बल देकर बांधी हुई बड़ी सी पगड़ी, बल खाती हुई मूंछें जो ज्यादा बड़ी नहीं थी। दाढ़ी भी शायद 2-3 रोज से बनाई नहीं गई थी। उसने ब्राउन कलर की पैंट शर्ट पहन रखी थी। यह गालबन उसका यूनिफॉर्म था। कमर पर लगे हुए चौड़े बेल्ट के होलिस्टर में पिस्तौल का दस्ता भी झांक रहा था। वो बंगले का गार्ड था। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि एक नई मुसीबत का आगाज होने वाला है। मैंने रत्ना की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी तशवीश नुमाया थी। जब हम खाना बदोशों के झोंपड़ों में खड़े थे तो रत्ना ने वहां से भाग जाने को कहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। और अब मैं सोच रहा था कि अगर रत्ना की बात मान ही लेता तो अच्छा होता। शायद हमें कोई और महफूज जगह मिल जाती, मगर अब जो होना था वो तो हो ही चुका था। अगर ये कोई जाल था तो यहीं से निकलना था। कार खुशादा पोच में रुक गई। सीता ने इंजन बंद कर दिया और दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। मैं और रत्ना नीचे आ गए। रत्ना ने थैला बगल में दबा रखा था। मैं इधर उधर देखने लगा। बहुत खुशादा कंपाउंड था। कुछ हिस्सा ऐसा था जिस पर सफेद मार्बल के बड़े बड़े टुकड़े लगे हुए थे, जबकि लान का बाकी हिस्सा लश ग्रीन था। खूबसूरत क्यारियां बनी हुई थी जिनमें फूलों के पौधे लगे हुए थे। ज्यादा पौधे गुलाब के थे। चार दीवारी के साथ साथ भी मोर पंख के पौधे लगे हुए थे, लेकिन कोई भी पौधा दीवार से ज्यादा बड़ा नहीं था। ये मेरा गरीब खाना है, सीता ने हमारी तरफ देखते हुए कहा। यहाँ तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही तुम्हें कोई खतरा होगा। बार बार खतरे का जिक्र क्यों कर रही हो? मैंने सीता को घूरते हुए कहा। हम कोई जुर्म करके थोड़ी भागे हैं जो किसी किस्म का डर हो और हम किसी से छुपते फिरें। बस एक छोटी सी गलती हो गई है, लेकिन वो घरेलू मामला है। मैं उस गलती को समझ रही हूँ, इसलिए तुम लोगों की मदद कर रही हूँ, सीता ने कहते हुए मानी खेज नजरों से रत्ना की तरफ देखा। लेकिन तुम लोग घबराओ नहीं, तमाम मसले हल हो जाएंगे। आओ अंदर तो चलो। उस वक्त बरामदे वाला दरवाजा खुला और गेट पर मौजूद गार्ड की तरह का एक और लंबा तिरंगा आदमी बाहर निकला। उसके सर पर भी गहरे रंग की सुर्ख पगड़ी थी और ब्राउन कलर की यूनिफॉर्म थी।
ये भी मुलाजिम ही था, मगर इसके बेल्ट में कोई पिस्तौल वगैरह नजर नहीं आ रहा था। बरामदा भी बहुत वसी व अरीज था। यहाँ भी फर्श पर सफेद मार्बल के बड़े बड़े टुकड़े लगे हुए थे। दीवारों पर भी मार्बल ही नजर आ रहा था। राजस्थान में मार्बल और संगमरमर की पहाड़ियां नहीं बल्कि पहाड़ थे, इसलिए घरों की तामीर में मार्बल और संगमरमर का इस्तेमाल कसरत से किया गया था। दरवाजे से बरामद होने वाले लंबे तिरंगे मुलाजिम ने दरवाजा खोल दिया और हम अंदर दाखिल हो गए। बहुत वसी व अरीज हाल था। फर्श पर दबीज कालीन और बहुत शानदार कीमती फर्नीचर आरास्ता था। दीवारों पर तस्वीर आवेजा थी जो शायद सीता के ज़ौक़ का सबूत फराहम कर रही थी। इस वसी व अरीज बंगले और इसकी आराइश को देखकर उसकी माली हैसियत का भी अंदाजा लगाया जा सकता था। एक औरत दाईं तरफ की रायदारी से निकलकर हाल में आ गई। उसकी उम्र 30 के लगभग रही होगी। दरमियाना कद, सडोल जिस्म और चेहरे के नकूश वाजबी से थे। रंगत किसी कदर खिलती हुई थी। उसने हल्के फैरोजी रंग की साड़ी पहन रखी थी जो उस पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। शारदा, सीता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी खातिर खिदमत में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। मैं कोई शिकायत ना सुनूं। इनका सामान ले जाकर कमरे में रख दो और चाय वगैरह का बंदोबस्त करो। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि शारदा भी मुलाजमा थी। सीता का हुक्म सुनकर उसने इधर उधर देखा। उसका ख्याल था कि हमारे सामान में सूटकेस या कुछ और चीजें होंगी, मगर जब उसे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई तो वो रत्ना के थैले की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, लाइए मैडम, ये बैग मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, ये मेरे पास ही ठीक है, रत्ना ने जवाब दिया। सीता के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। शारदा, मैडम को इनका कमरा दिखा दो, उसने कहा। आइए मैडम, शारदा ने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। रत्ना ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे इशारा कर दिया। वो खामोशी से शारदा के साथ रायदारी में चली गई। बैठो। उनके जाने के बाद सीता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं एक सोफे पर बैठ गया। सीता भी मेरे सामने बैठ गई। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, लौड़िया तो बहुत जोरदार है। उम्र अगरचे 35 से कुछ ऊपर लगती है, मगर लाखों में एक है। जवान छोकरियों को भी मात करती है। कहां से उड़ा कर लाए हो? जी, मैं उछल पड़ा। सीता के बारे में जो मैंने सोचा था वो दुरुस्त साबित हुआ था। वो यही समझी थी कि मैं रत्ना को कहीं से भगा कर लाया हूँ। वो वाकई बड़ी घाघ किस्म की औरत थी। उसकी जबान और लबो लहजे से भी मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि वो किस कैरेक्टर की मालिक होगी। रचना मेरी पत्नी है, मैं इसे कहीं से भगा कर नहीं लाया, मैंने कहा। मैंने जानबूझकर रत्ना का नाम गलत बताया। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मिस्टर, उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। उसका लहजा भी अब बिल्कुल बदल गया था। मैं तो तुम दोनों को देखते ही समझ गई थी कि भागे हुए हो। अगर तुम्हारी पत्नी है तो कहीं जाने के लिए इस तरह डरने की क्या जरूरत थी? और तुम्हारे पास कोई सूटकेस भी नहीं। वो थैला भी इस बात की निशानदेही करता है कि मैं उसे कहीं से भगा कर नहीं लाया। सीता देवी, मैंने उसकी बात काट दी। मेरा अंदाजा है कि स्टेशन पर तुम्हें रचना का कोई रिश्तेदार नजर आ गया होगा, जिससे तुम लोग बदहवास हो गए। और शायद वो शख्स ट्रेन में भी सवार हो गया था, जिस वजह से तुम लोग ट्रेन से उतर गए। मैं शुरू से तुम लोगों पर निगाह रखे हुए थी। मैंने तुम लोगों को देखते ही जो अंदाजा कायम किया था वो दुरुस्त निकला। तुम गलत समझ रही हो सीता देवी, मैंने किसी कदर कड़े लहजे में कहा। वैसे ये अच्छा ही था कि उसने हमारे बारे में ये राय कायम की थी, और ये भी गनीमत था कि उसने बेला वाले वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा था। वैसे रास्ते में उसने ट्रेन की बोगी नंबर का हवाला जो दिया था वो शायद हमें डराने के लिए था। देखो मिस्टर, वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। मैंने दुनिया देखी है। एक नजर किसी के चेहरे पर डालूं तो उसके अंदर तक झांक लेती हूँ। तुम लोगों के बारे में मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मैं प्रेम कहानियों पर यकीन नहीं रखती, इसलिए ये मत कहना कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो इसलिए भाग निकले थे। ये प्रेम व्रेम सब ढंगोसले हैं। आजकल जो कुछ भी होता है दौलत और औरत के लिए होता है। तुम भी मोहब्बत नहीं बल्कि यकीनन उसके हुस्न से मुतासिर हो। तुम भी खूबरू और जवान हो। वो आसानी से तुम्हारे जाल में आ गई होगी और तुम उसे भगा लाए। इस थैले में यकीनन नकदी और जेवरात होंगे जो वो घर से चुरा कर लाई होगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, अब होगा ये कि तुम उसे मुस्तकिल तौर पर अपने गले का हार बनाकर नहीं रख सकते। तुम्हें हर वक्त पकड़े जाने का खौफ होगा। ऐसे केसों में होता है जब भी कोई लड़का किसी लड़की को भगा कर लाता है तो लड़की घर से नकदी और जेवरात भी चुरा कर ले आती है। दोनों कुछ रोज ऐश करते हैं और जब लड़की की लाई हुई दौलत खत्म हो जाती है तो लड़का उस लड़की को बोझ समझने लगता है और उसे जान छुड़ाने के लिए उसे किसी अजनबी शहर में अजनबी लोगों के बीच बेसहारा छोड़कर भाग जाता है। वो खुद तो गायब हो जाता है लेकिन लड़की पुलिस या गुंडों के हाथ लग जाती है। और मैं विश्वास से कह रही हूँ कि तुम भी रचना के साथ यही कुछ करोगे। इसलिए वो एक बार फिर खामोश हो गई। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। खामोशी का ये वक्फा ज्यादा तवील साबित नहीं हुआ। वो कह रही थी, मैं तुम्हें भलाई के लिए एक मशवरा देना चाहती हूँ। ये औरत तुम्हारे लिए अदाब बनी रहेगी। अगर पुलिस के हाथ लग गए तो अगवा के केस में 4-6 साल के लिए अंदर हो जाओगे। जब बात पुलिस और अदालत तक पहुंचेगी तो ये औरत भी तुम्हारा साथ नहीं देगी।
इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए मेरा मशवरा ये है कि अभी सूरज से पीछा छुड़ा लो। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। घर से भागने वाली लड़कियों के बारे में सीता का तजर्बा बिल्कुल दुरुस्त था। खुद रत्ना इस तजर्बे से गुजर चुकी थी, बल्कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वो अगरचे घर से भागी नहीं थी, अपने बास के साथ आई थी। उसका बास चंद रोज ऐश करके उसे होटल में छोड़कर भाग गया था और वो बाद में होटल का किराया चुकाती रही थी। तुम लोग चंद रोज यहाँ मेरे पास रहो, ऐश करो, अपने मन की आशाएं पूरी कर लो और फिर रचना को यहाँ छोड़कर खामोशी से चले जाओ। वो थैला भी अपने साथ ले जा सकते हो, उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 40,000 का माल। मुझे उसकी जरूरत नहीं, बल्कि 10-20 हजार मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं जानती हूँ रचना से तुम्हारा दिल जल्दी भर जाएगा, तुम इसे कहीं ना कहीं छोड़कर भाग जाओगे और वो गुंडों के हाथ लग जाएगी। यहाँ मेरे पास रहेगी तो जिंदगी भर ऐश करेगी, उसे रानी बनाकर रखूंगी, रानी। अब असल हकीकत सामने आ गई थी, कोई डकी छुपी बात नहीं रही थी। उसने शुरू ही से रत्ना को ताड़ा था और हमारे चेहरों से यह भी अंदाजा लगा लिया था कि हम कुछ परेशान हैं। उसने अपने तौर पर यह नतीजा अखज़ कर लिया था कि मैं उसे भगा कर लाया हूँ और उसने हमारी हमदर्द बनकर हमें फंसा लिया था। और घर में आते ही लगी लिपटी रखे बगैर उसने मेरे सामने अपना मकसद बयान कर दिया था। मैं समझ गया कि वो ऊंचे दर्जे की तवाइफ थी, जो दिलापुर राजवाड़ी का इलाका था। यहाँ दौलतमंदों की कमी नहीं थी और सीधा उन दौलतमंदों को औरतें सप्लाई करती थी। ये आलीशान बंगला, कीमती साजो सामान और मर्सिडीज जैसी नए मॉडल की कार, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं मिल गया था। वैसे मैं उसकी निगाह इंतखाब की दाद दिए बगैर नहीं रह सका था। रत्ना वाकई ऐसी थी कि उसे रानी बनाया जाए। यहाँ आने के फौरन ही बाद मैंने एक बात नोट कर ली थी कि हम जबरदस्ती यहाँ से नहीं जा सकते। तो उसने 2 मुस्टंडे पाल रखे थे, उनमें से एक मुसल्ला भी था। उन पर काबू पाना आसान नहीं था। सीधा तवाइफ थी और इस किस्म की तवाइफें ऐसे गुंडे जरूर पालती हैं। उनसे ना सिर्फ औरतें काबू में रहती हैं, बल्कि मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद गाहक भी दबाव में रहते हैं। रेलवे स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ था वो हमारे लिए नहायत संगीन था। कैशोराम ने बेला की असलियत जाहिर कर दी थी। सिर्फ उसके कहने पर ट्रेन को रोककर घेरे में लिया गया था और बेला के होश में आने के बाद तो वहां खलबली मच गई होगी। माउंट आबू में खंडर के तहखाने में ये इंकिशाफ भी मेरे लिए बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ था कि नागराज तो महज एक मोहरा था और वो नागराज से ऊपर की शय थी। और अब कैशोराम ने रेलवे स्टेशन पर भी इंकिशाफ कर दिया था कि बेला बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर है। और ये ओहदा क्या था अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सका था, लेकिन ये अंदाजा था कि वो पूरे शहर को बला कर देने की कुव्वत रखती है। शुबा होना अलग बात थी, लेकिन वो मुझे अपनी आंखों से देख चुकी थी। मैंने उसे बेहोश करके ट्रेन के गद्दे टॉयलेट में डाल दिया था और जाहिर है वो हर अरबा बरवे कार लाएगी। जोधपुर बहुत बड़ा शहर था, लेकिन हमारे लिए कहीं पनाह हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता। किसी होटल में तो जाहिर है हम नहीं ठहर सकते थे। गुज़िश्ता रात होटल का तजर्बा मुझे हो चुका था। अब जो होटलों में चेकिंग होगी उसमें न जाने कितने बेगुनाह शुबे में धर लिए जाएं। सीता का मिल जाना भी गनीमत था। उसने जो मंसूबा बनाया था वो अपनी जगह, लेकिन हमें किसी पनाह की जरूरत थी जो हमें मिल गई थी। हमें 2-4 दिन तो हर सूरत में यहाँ रहना था और इसी दौरान मैं यहाँ से फरार का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता। इस वक्त मेरे दिल में यही ख्याल आया कि सीता की शुबह को तकवीयत दी जाए कि मैं वाकई रत्ना को भगा कर लाया हूँ और थोड़ी सी हीलो इज्जत के बाद उसका ये कीमती मशवरा मान लूंगा कि चंद रोज यहाँ रत्ना के साथ ऐश करने के बाद उसे छोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगा। क्या सोच रहे हो? ओह कुछ नहीं। मैं उसकी आवाज सुनकर चौंक गया। तुम लोगों के बारे में मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता, वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली। मेरा मशवरा मानकर तुम आने वाली बहुत सी मुसीबतों से बच सकती हो। चंद रोज यहाँ रहो, खाओ पियो और रत्ना के साथ ऐश करो और फिर खामोशी से यहाँ से चले जाओ। रचना को मैं संभाल लूंगी। मैं तुम्हारे अंदाजे को चैलेंज नहीं करूंगा। आखिरकार मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। सीता के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसमें सोचने की क्या जरूरत है? वो बोली, तुम्हारे सामने अब सिर्फ यही एक रास्ता है, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ तुम्हें हर किस्म की सुरक्षा होगी, कोई तुम दोनों के मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। बंगले की 4 दीवारी के अंदर आजादी से घूम फिर सकते हो, मगर गेट से बाहर निकलना खतरनाक होगा। लेकिन अगर रचना को कोई शुबा हो गया तो वो हंगामा खड़ा कर देगी। मैंने इस तरह कहा जैसे उसकी बात मान रहा हूँ। तुम उसे कोई शुबा मत होने दो, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं होगी। सीता ने कहा, मेरे चांद मिलने वाले बड़े लोग यहाँ आते हैं, मैं उन्हें मना कर दूंगी कि चांद रोज इधर का रुख ना करें, ताकि रचना उन्हें देखकर किसी शुबे में मुबतला ना हो जाए। ठीक है, मैंने एक बार फिर गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया जाएगा? तुम्हारे साथ धोखा क्यों होगा? सीता ने कहा, मैं तो चाहूंगी कि तुम यहाँ से ज्यादा दूर चले जाओ। मैं खुद तुम्हें ट्रेन पर बिठा कर आऊंगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, तो मैं ये समझूं कि तुम मेरे मशवरे पर अमल करने को तैयार हो? हाँ, मजबूरी है, मैंने शिकस्त खुर्दा लहजे में जवाब दिया। वैसे मुझे तुम पर एक और बात का भी शुबा है। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, तुम हिंदू नहीं हो? उसने कहा, तुम बिल्कुल साफ उर्दू बोलती हो। तुम्हारी गुफ्तगू में बाद ऐसे अल्फाज भी सुनने को मिले हैं जो सिर्फ मुसलमान ही इस्तेमाल करते हैं।
मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो वाकई ही बहुत चालाक थी। उसने महज बातों से अंदाजा लगा लिया था कि मैं मुसलमान हूँ। क्या रचना को मालूम है कि तुम मुसलमान हो? उसने मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। गोया उसने तय कर लिया था कि मेरी कौमियत के बारे में उसने जो कुछ कहा था वो दुरुस्त था। हाँ, मेरा लहजा इस मर्तबा भी शिकस्त खुर्दा सा था। वो जानती कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ये प्रेम दीन धर्म को नहीं देखता। वो मुझे बहुत चाहती है और जब मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा तो उसे बहुत दुख होगा। अब तो इसे निजात हासिल करना तुम्हारे लिए और भी जरूरी हो गया है, सीता ने कहा। यहाँ कट्टर हिंदू रहते हैं और कोई हिंदू ये पसंद नहीं करता कि कोई मुसलमान लड़का उनके घर की किसी औरत से इस तरह के ताल्लुकात रखे। और तुम तो उसे भगा कर लाए हो, खून खराबा हो सकता है। तुम जानते हो हिंदुस्तान में आए दिन नस्ली फसादात होते रहते हैं, सैकड़ों बेगुनाह मारे जाते हैं। पकड़े जाने की सूरत में तुम जिंदा नहीं बच सकोगे, इसलिए जितनी जल्द मुमकिन हो सके उसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें 1 हफ्ता दे रही हूँ, इसी दौरान जी भर के रचना के साथ अपने अरमान निकालो। मैं कुछ कहना चाहता था कि शारदा आ गई। उसने बताया कि डाइनिंग टेबल पर चाय लगा दी गई है। मैं रचना को बुलाकर लाता हूँ, मैं कहते हुए उठ खड़ा हुआ। शारदा ने मुझे रायदारी की तरफ इशारा करते हुए बता दिया कि रचना किस कमरे में है। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो रत्ना एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। थैला उसने गोद में रखा हुआ था। मैंने दरवाजा भीड़ दिया और इधर उधर देखने लगा। बेडरूम बहुत शानदार था। मैं रत्ना के करीब दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। सीता को शुभ है कि मैं तुम्हें मोहब्बत का जानसा देकर घर से भगा कर लाया हूँ, मैंने सरगोशी करते हुए कहा। मैंने इस शुबे की तस्दीक कर दी है, यानी ये एतराफ कर लिया है कि तुम्हें भगा कर लाया हूँ। तुम्हारा नाम रचना है और मेरा नाम सलीम है। वो बहुत चालाक औरत है, उसने ताड़ लिया था कि मैं मुसलमान हूँ। गलती मेरी थी कि रवानी में ऐसी बातें करता रहा जिससे उसे मेरे मुसलमान होने का शुबा हुआ। मैंने उसे ये भी बता दिया कि तुम ये जानती हो कि मैं मुसलमान हूँ और बहुत सी बातें हुई हैं जो बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो जरूरी था वो बता दिया ताकि तुम उसकी बातों का मुनासिब जवाब दे सको। लगता है ये कोई अच्छी औरत नहीं है, मुझे पहले ही शुबा हुआ था, रत्ना ने कहा। तुम्हारा शुबा दुरुस्त है, लेकिन बाकी बातें बाद में होंगी। वो चाय पर हमारा इंतजार कर रही है, मैंने कहा। इसे कहाँ रखूं? उसने थैला की तरफ इशारा किया। मैं इधर उधर देखने लगा। वो थैला इस वक्त 70-80 लाख मालियत का था और उसे कमरे में इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता था। मेरी नजरें ड्रेसिंग टेबल के साथ इस तादा सफेद अलमारी पर जम गई। उसमें चाबी भी लगी हुई थी। मैंने अलमारी को खोलकर देखा, फिर थैला उसमें रखकर चाबी रत्ना को दे दी, जिसे उसने गिरबान में ब्लाउज के अंदर डाल दिया। हम दोनों कमरे से निकलकर उसी हाल में आ गए। दाईं तरफ एक कुशादा मेहराब बनी हुई थी जहाँ शैफून का सफेद पर्दा पड़ा हुआ था। उसके दूसरी तरफ ड्राइंग रूम था। सीता एक कुर्सी पर बैठी हुई नजर आ रही थी। हम शैफून का पर्दा उठाकर उस तरफ आ गए। डाइनिंग रूम भी खासा शानदार था। मेज पर 8 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। जरूरत के वक्त ज्यादा भी बैठ सकते थे। इससे आगे किचन था जिसमें एक बहुत कुशादा खिड़की थी जिसके दोनों तरफ सफेद मार्बल के स्लेब लगे हुए थे जिन पर चीजें रखी जा सकती थी। मेज पर बहुत से लवाजमात आरास्ता थे। शारदा किचन में थी। हमें देखकर उसने कप में चाय उंडेली और कप हम तीनों के सामने रखकर एक तरफ खड़ी हो गई। तुम जाओ, जरूरत होगी तो बुला लूंगी, सीता ने शारदा की तरफ देखते हुए कहा और शारदा खामोशी से वहां से चली गई। शुरू हो जाओ भाई, सीता ने हमारी तरफ देखते हुए बेतकल्फी से कहा। ये बिस्कुट लो, ये चिवड़ा मुंबई का है, कोई तकल्लुफ मत करना, तुम लोग इसे अपना ही घर समझो। मैंने एक बिस्किट उठा लिया और उसके साथ चाय की चुस्कियां लेने लगा। रत्ना भी बिस्किट खाते हुए चाय की चुस्कियां लेने लगी। मैंने महसूस कर लिया था कि सीता बड़ी गहरी नजरों से रत्ना का जायजा ले रही थी और फिर उसने रत्ना से मुख्तलिफ सवालात करना शुरू कर दिए। ये गनीमत था कि उसने ये नहीं पूछा था कि हम कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आए हैं। वो रत्ना से जाती नोयत के सवाल कर रही थी और रत्ना बड़ी खूबसूरत और महारत से जवाब दे रही थी। मैं ग्रेजुएट हूँ, रत्ना बता रही थी। मेरे पिताजी एक सरकारी दफ्तर में सुपरिटेंडेंट है। हम 3 बहन भाई हैं। बड़ा भाई वलायत पढ़ने गया था, उसने वहीं शादी कर ली। बाबूजी को इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपने बेटे से कता ताल्लुक कर लिया। मुझसे छोटा भी एक भाई है, वो कॉलेज में पढ़ता है। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत कर ली। इसी दौरान मेरे कई रिश्ते आए, खानदान से भी और खानदान से बाहर से भी। बाद रिश्ते तो बहुत अच्छे घरानों से आए, मगर बाबूजी हर एक को इनकार करते रहे। माताजी को इसका बड़ा दुख था कि मेरी शादी की उम्र निकली जा रही है, लेकिन वो हमेशा पिताजी के दबाव में रही थी, कभी जबान खोलने की हिम्मत ना कर सकी और यही दुख सीने में लिए पर लोग चली गई। माताजी के देहांत के बाद तो बाबूजी बिल्कुल ही बदल गए। खानदान के दूसरे लोगों ने भी समझाया कि अब बेटी की शादी कर देनी चाहिए, इसकी उम्र निकली जा रही है, मगर बाबूजी किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही ना थे। उन्हें तो मेरी शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई। उन्होंने मुझे कमाई का एक जरिया समझ लिया था। शायद बड़े बेटे की तालीम पर उठने वाले अखराजात भी वो मुझसे पूरे करना चाहते थे। मेरे दिल में पत्थर की सील रख ली। मैंने वो सपने ही देखना छोड़ दिए जो मेरी उम्र की गैर शादीशुदा लड़कियां देखा करती हैं, बल्कि मैं तो सपने देखने वाली लड़की सरहद पार करके बहुत दूर जा चुकी थी।
और फिर सलीम के घर वाले मेरे महल्ले में आकर आबाद हुए। उसने मेरी तरफ इशारा किया और बात जारी रखते हुए कहने लगी, हम 1 साल तक एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहे। सलीम का ख्याल था कि वो अपने घर वालों के जरिए मेरे पिताजी से बात करे तो शायद वो हमारी शादी पर रजामंद हो जाए, मगर मैं अपने पिता को अच्छी तरह समझ गई थी। बड़े अच्छे अच्छे घरानों से मेरे रिश्ते आए थे और पिताजी ने इनकार कर दिया था। वो वैसे भी कट्टर हिंदू हैं, ब्राह्मण। किसी मुसलमान से मेरी शादी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दूसरी नीच जातियों की तरह वो मुसलमान को भी नीच और मलीज समझते हैं। मैं सलीम से बहुत प्रेम करती हूँ, इससे दूर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। मिलाप का कोई रास्ता ना पाकर आखिरकार हमने घर से भागने का प्रोग्राम बना लिया। मेरे पिताजी दफ्तर गए हुए थे। प्रोग्राम के मुताबिक सलीम महल्ले के बाहर सड़क के मोड़ पर मेरा मुंतजिर था। हम दोनों स्टेशन पर पहुंच गए, लेकिन पता नहीं मेरे छोटे भाई को कैसे खबर हो गई। उसे स्टेशन पर देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। उसके साथ 2 दोस्त भी थे, वो भी मुझे पहचानते थे। वो लोग भी ट्रेन पर सवार हो गए और हमें मजबूरन पिछली तरफ से ट्रेन से उतरना पड़ा। अगर आप हमें ना मिलती तो हम जरूर पकड़ लिए जाते।